हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों की तह तक ले जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया से नहीं मिलती, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम मदद लेते हैं कुछ जानकार लोगों से, कुछ सियासी लोगों से, कुछ जर्नलिस्ट से, ताकि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप कोई नज़रिया बन सके। इस वक्त बांग्लादेश में कुछ होने वाले वाकयात के बाद त्रिपुरा में बहुत कुछ हुआ है, जिसको नेशनल मीडिया कहा जाए, मेन स्ट्रीम कहा जाए या गोदी मीडिया कहा जाए, वहां आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल रही है कि त्रिपुरा में क्या हो रहा है। लेकिन कई अखबार हैं जो वो डिटेल्स दे भी रहे हैं और उसके खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। अब तक त्रिपुरा के सिलसिले में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उनमें सबसे अहम नाम एसडीपीआई का है, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हम इस वक्त बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब से, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने। वालेकुम, शुक्रिया। आप ये बताइए कि त्रिपुरा में अब क्या सूरत हाल है और क्या कुछ रवैया है वहां पुलिस का, और आपने जो प्रोटेस्ट किए हैं उसका क्या कुछ रद्द अमल कहीं कुछ है तो क्या है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? पहले थोड़ा सा बता दीजिए कि त्रिपुरा में कैसे वाकयात शुरू हुए और क्या क्या कुछ हुआ। देखिए, अभी तो इस वक्त तो सूरत हाल काफ़ी हद तक काम है, लेकिन टेंशन बहरहाल अपनी जगह मौजूद है, किसी वक़्त कुछ भी हो सकता है। और पुलिस का दावा तो ख़ैर बहुत पहले से ये है कि बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी कल शाम 6-7 बजे तक स्टैबिंग के वाक़यात हुए हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पर। कुछ मुसलमानों की जानिब से भी थोड़ा-सा रिटेलिएशन हुआ है, लेकिन ये सब आपने जैसे फरमाया कि बांग्लादेश में जो हुआ था दुर्गा पूजा के मौके पे, वहाँ पर तो 3 या 4 दिन के अंदर-अंदर वहाँ तमाम सूरत-ए-हाल को काबू में कर लिया। पुलिस ने मुसलमानों पे गोली चलाई, 4 मुसलमान भी शहीद किए, 4000 एफआईआर लिखी थी, 450 करीब लोग गिरफ्तार किए गए। खुद वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म मंदिर-मंदिर जाके उन्होंने आश्वासन दिया और वज़ीर-ए-आज़म खुद इन्वॉल्व हुई, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए और 3 से 4 दिन में उन्होंने सूरत-ए-हाल को काबू कर लिया। लेकिन उसके बाद यहाँ फौरी तौर पर उसके जब वहाँ सूरत-ए-हाल काबू में आ गई, उसके बाद त्रिपुरा में ये सब कुछ शुरू हुआ और विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, हिंदू सेना ने और इस तरह की कुछ मुकामी ऑर्गेनाइज़ेशंस ने जो राइट विंग की रेडिकलाइज्ड हिंदुत्वा ऑर्गेनाइज़ेशन है, इन्होंने रैली की परमिशन माँगी वहाँ पर पुलिस से और परमिशन बहुत लेट, पुलिस ने वो परमिशन रिजेक्ट की। इसके बावजूद फ़ोर्सफुली तकरीबन 5000 के करीब लोगों ने नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में एक उनूती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक गोमती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ इन जगहों पर बड़ी रैलीज़ निकाली और रैली के दौरान इन्होंने मसाजिद पे हमले किए, घरों पे हमले किए, दुकानों को नज़रे आतिश किया। ये वैंडलाइज़ेशन इन्होंने पूरे तौर पर रैली में किया। पुलिस ने वहाँ सिर्फ़ एफआईआर दर्ज की और सारी एफआईआर बेनामी हैं। इसके बावजूद के वीएचपी और बजरंग दल वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशंस ने अप्लाई किया है तहरीरी तौर पर कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, उनके लीडर्स ने नाम लिख के दिए हैं। इसके बावजूद पुलिस ने बेनामी एफआईआर कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज की है और अननोन कहकर न किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है, न किसी इंडिविजुअल का नाम लिखा है, जबकि सारे नाम सबके सामने मौजूद हैं और ना अभी तक चीफ मिनिस्टर का कोई बयान आया है, वजीर आजम के बयान तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत बात की बात है। तो ये एक शर्मनाक वाकया है कि वहाँ पर आप को मालूम होना चाहिए, आपके व्यूअर्स को भी, इस त्रिपुरा की कुल आबादी तकरीबन 40 लाख है, उसमें से 9% यानी पौने 4 लाख के करीब मुसलमान हैं और वो छोटी-छोटी सी बस्तियों की सूरत में वहाँ रहते हैं। तो ये जो 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के हिंदुत्ववादी मॉब निकल रहे हैं और मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, इनका बड़ा मकसद है वहाँ से मुसलमानों को बाहर निकालना। अब ये गौर करने की बात है कि पूरा का पूरा जो त्रिपुरा है, उसका 90% बॉर्डर वो बांग्लादेश से मिलता है, यानी पूरा त्रिपुरा एक तरीके से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और 850 किलोमीटर बांग्लादेश की और त्रिपुरा की सरहदें मिलती हैं। ऐसे में अगर आप म्यांमार की सतह पे वहाँ से निकाल के मुसलमानों को बांग्लादेश बॉर्डर ढकेलना चाहते हैं,
तो तशवीश की बात यह है कि अभी तक चीन और पाकिस्तान के मोर्चे हम पूरे तौर पर संभाल नहीं पाए हैं और बांग्लादेश का मोर्चा खोलना चाहते हैं। ये न त्रिपुरा के मफाद में है, ना मुल्क के मफाद में है। तो वहाँ की सरकार की ज़िम्मेदारी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ अमन-ओ-अमान कायम रखा जाए। किसी भी अच्छा, अभी जिस तरह से बांग्लादेश में सिचुएशन को कंट्रोल किया गया और भारत के काफ़ी नज़दीक माना जाता है शेख हसीना को वहाँ की सियासत में। उसके बाद भी यहाँ इस तरह का रिएक्शन और वो भी बीजेपी की हुकूमत वाली स्टेट में, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, उस पे गौर करना चाहिए और एक इंटरनेशनल एंगल है, दोनों पर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल ये है कि बीजेपी का वहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग फुटेज नहीं है पब्लिक के अंदर। वो 2018 में जो चुनाव हुआ था, वो इसलिए जीते थे कि वहाँ जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है, तकरीबन 30% पॉपुलेशन ट्राइबल की है, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। उन्होंने एक पार्टी बनाई अपनी इंडिजिनस ट्राइबल पार्टी ऑफ त्रिपुरा, ये नाम से पार्टी बना के वो इलेक्शन लड़े और उन्होंने उसके बाद बीजेपी ने उनको अपनी तरफ ट्रैप किया और एनडीए में शामिल करके बीजेपी और ये पार्टी मिल के इलेक्शन लड़े, जिसकी वजह से पूरा 30% जो ट्राइबल वोट है वो ट्रांसफर हुआ बीजेपी को और इस वजह से बीजेपी ने वहां 36 सीटें जीती 60 में से, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई। और जो हुँ, ट्राइबल पार्टी थी उसने सिर्फ 9 सीटें लड़ी थी और 9 में से 8 सीटें वो जीत गई। तो इस तरह एनडीए की 44 सीटें वहां पर हो गई। लेकिन बीजेपी ने वहां ना तो किसी ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया, एक अपर कास्ट हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाया जो खुद बांग्लादेश से वहां पर माइग्रेटेड है, बांग्लादेशी है चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब। हुँ। और ये नाराज हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर ये ट्राइबल पार्टी बीजेपी से अलग हो गई। इसका मतलब ये, अब 39% वोट मिला था बीजेपी को। इसका मतलब ये हुआ कि अगला इलेक्शन जो 2023 में होने वाला है, फरवरी 2023 में, वो अगर ट्राइबल पार्टी उनके साथ नहीं होती तो बीजेपी का वोट 8-10% रह जाएगा, वो नहीं जीत सकती वहां दोबारा। तो एक तो ये पॉलिटिकल एंगल है कि वहां पर हिंदुत्व के वोट को पोलराइज करने की एक कोशिश करने का। दूसरा जो इंटरनेशनल एंगल, आपने बांग्लादेश की बात की, जो शेख हसीना वाजिद जब भी वहां इक्तदार में रहती हैं, हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत अच्छे रहते हैं, ये एक नोन हिस्ट्री है। खालदा जिया आ जाती हैं तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये हुआ है कि बांग्लादेश के शेख हसीना वाजिद के बावजूद भी हमारे, जब से इन्होंने सीएए का पास किया है बिल, उसके बाद से बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के ताल्लुकात चीन से अच्छे होते चले जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, उनके टके की वैल्यू, जो रुपया हमारा है, उसकी वैल्यू भारत के रुपए से आज कहीं ज्यादा है। उनका इकोनॉमिक जो जीडीपी है वो हमसे ज्यादा हो गया, छोटा मुल्क होने के बावजूद उनको चीन से फायदा है। और ये रीजन है कि सीए के बिल के पास करने के बाद जितने भी वहां के ऑफिशियल विजिट होने थे, इवन होम मिनिस्टर का विजिट था, वो भी कैंसिल हुआ। और अब जो सीए, ये वाकया दुर्गा पूजा के मौके पे वहां पर हिंदुओं के साथ जो वाकयात पेश आए, उसके बाद भी शेख हसीना वाजिद का जो बयान आया, तो उसमें उन्होंने वजीर आजम को बाकायदा ये बयान में अपने कहा कि आप अपने यहाँ माइनॉरिटीज को ठीक ठाक रखिए, हम अपने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश के बहुत अच्छे ताल्लुकात डिप्लोमेटिक सतह पे अभी भारत के साथ इस वक्त नहीं है, शेख हसीना के बावजूद। ऐसे में अगर आप त्रिपुरा जैसी रियासत, जो आप देखिए त्रिपुरा का अगर आप नक्शे में देखें तो असम का एक जो बिल्कुल निचला साउथ का जिला है, लोअर असम जिसे कहते हैं, उसका करीमगंज जिला है जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, करीमगंज जिले में। उस करीमगंज जिले से त्रिपुरा का की सरहद मिलती है, बस इतना है। एक एक मिजोरम है बराबर में, मिजोरम के एक छोटे से हिस्से से त्रिपुरा की सरहद मिलती है, बस इतना। ये 10% है, बाकी पूरा का पूरा गिरा हुआ है, एक छोटी से एक लटका हुआ हिस्सा है बांग्लादेश के अंदर। ऐसे में जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप 90% घिरे हुए बांग्लादेश से, और ये मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम करके बिला वजह, कोई तारीख नहीं है हिंदू मुस्लिम फिसादात की, टेंशन की। 9% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद कभी पूरे 70 साल में कोई हिंदू मुस्लिम टेंशन की, वो आदिवासियों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके रहे हैं, वो रहे। ये पहली बार
ये राइट विंग और खुले तौर पर राइट विंग की हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन ने इसको शुरू किया है, ट्राइबल से शुरू नहीं किया है। और ये धकेलना चाहते हैं, इनको लग रहा है कि जैसे म्यांमार में 13 लाख मुसलमानों में से 8 लाख को म्यांमार की फौज ने मुल्क बदर कर दिया, ऐसे ही ये हिंदुत्ववादी, आप देखिए पुलिस की वर्दी पहने हुए विश्व हिंदू परिषद के लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे त्रिपुरा में। मैं नहीं मानता कि वो हम्म। त्रिपुरा पुलिस के लोग होंगे। ये वीएचपी के लोग हैं जिन्होंने वर्दी पहनी, जैसे यहाँ दिल्ली में भी जामिया नगर के इलाके में पकड़े पकड़े गए थे पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग, ऐसे ही वहां पुलिस की वर्दी पहन के ये लोग बाहर निकल रहे हैं और बाहर रहे ये मुसलमानों को धकेल के बांग्लादेश बॉर्डर पे अगर धकेलेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, इसको कोई भी समझ सकता है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में बाकी जो सियासी पार्टियां हैं, खास तौर पे कांग्रेस, चूंकि वो सबसे अहम पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसके रुख को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ है? चूंकि बीजेपी का तो बहुत क्लियर स्टैंड सामने नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं बहुत तकलीफ से कह रहा हूं, वहां पर 21 तारीख से ये सारे के सारे मामला चल रहे थे और नेशनल मीडिया तो आपने पहले ही ये फरमाया, नेशनल मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, बल्कि कल जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए तो नेशनल मीडिया ने कहा कि हम लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, हम पे इल्जाम लगाया कि हम फेक न्यूज फैला रहे हैं। हालांकि वो वहां पर सिमरजी सुकन्या है, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो मुस्तकिल अपडेट दे रही हैं, आवरली बेसिस पे वो अपडेट भी दे रही हैं, तस्वीरें और वीडियोस भी डाल रही हैं, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो ये तो सब नोटिस में आ चुका था। कांग्रेस और कांग्रेस की तमाम कांग्रेस की तरह की जितनी सेकुलर पार्टी है, और अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि खुद बदरुद्दीन अजमल जो असम में रहते हैं, बिल्कुल पड़ोसी हैं, और अवैसी साहब जो सबसे बड़ी आवाज मुसलमानों की बनते हैं, कोई नहीं बोला, सब खामोश रहे त्रिपुरा के बाद 21 तारीख से लेके। अब जब मैंने 26 तारीख को ये फेसबुक लाइव किया और उस पे तमाम ये तफसीलात बताई और लोगों को मालूम हुई ये बात, तब सब के सब आए, तो कांग्रेस से राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आ गया, अब अवेसी साहब की भी तकरीर आ गई, बदरुद्दीन अजमल साहब का भी बयान आ गया। तो अब पूरा मुल्क खड़ा है इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी किया हो, लेकिन आज मुल्क तो खड़ा है, वो आवाज निकली। लेकिन कांग्रेस की इस एक ट्वीट कर देने से कांग्रेस की वहां कोई हैसियत नहीं है। 1.25% वोट है त्रिपुरा में कांग्रेस के पास, 1.7%। और हम्म। जो सीपीएम हारा, 25 साल वहां हुकूमत कर रहा था, सीपीएम 1.25% वोट से हारा है, हम्म। 1.7% वोट कांग्रेस ने लिया है। तो कांग्रेस वहां वोट कटवा की हैसियत रखती है, ये ख्याल रखना चाहिए। लेकिन नेशनल स्क्रीन पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त अपोजिशन की मुल्क में, उसका बोलना, इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये खुद को सेकुलरिज्म के दावेदार कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज ये सियासी गिद्ध हैं जो मुसलमानों की लाशों को नोच के अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं। इसके अलावा अब इस मुल्क में इनकी कोई और हैसियत नहीं रही है। अब इसमें और मतलब क्या कुछ हो सकता है? कौन लोग क्या करें? कुछ कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आप कि क्या कहीं कोई पुलिस का तो रवैया आपने बता दिया, जुडिशरी में बात पहुंचेगी तो कहां तक पहुंचेगी, क्या होगा? कुछ यकीन से नहीं कहा देखिए, जा इसमें सकता। अब एक बड़ी चीज ये है कि ये जो दबाव बनाया गया है, कल एसडीपीआई ने मुल्क गिर सतह पर किया, यानी यहाँ दिल्ली से लेके तकरीबन हर स्टेट में, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, सब जगहों पर हमने बड़े प्रोटेस्ट कल ऑर्गेनाइज किए। तो एक आवाज उठी और इतनी जोर से उठी कि कल नेशनल मीडिया ने शाम को अपनी डिबेट्स में कहा कि नहीं, ये सब कुछ फेक है, सब कुछ फेक है, डिफेंसिव पोजीशन में आए। और वहां इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश भी की, इसलिए कि मुझे कुछ जराए से बात मालूम हुई कि वहाँ बांग्लादेश और भारत के वजीर आजम की आपस में इस सिलसिले में बात हुई है। और फिर भारत के वजीर आजम ने वहाँ अपनी पार्टी के सीएम को भी कहा है कि इसे कंट्रोल करो। तो जाहिर है कि ये खाली त्रिपुरा का इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू भी बन सकता है। और कई ममालिक ने बयानात जारी किए हैं ये त्रिपुरा के मामले को लेके, तो सारी दुनिया की नजरें उठी हैं उस जानिब। तो कुछ डिफेंसिव तो हुई है, लेकिन अगर इनके यहाँ एक बिल पास हुआ है, अभी 4-5 महीने पहले त्रिपुरा असेंबली ने बिल पास किया है और उसमें कहा है कि जो लोग भी प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करेंगे या कोई भी पब्लिक एक्टिविटी करेंगे, उसमें अगर किसी की प्रॉपर्टी को या जान माल को नुकसान पहुंचता है तो जो ऑर्गेनाइजर है उससे रिकवरी करके और मजलूम को वो पैसा दिया जाएगा। अब जो ये जानो माल का नुकसान हुआ, जान का तो अल्हम्दुलिल्लाह
जख्मी अच्छे खासे लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन जो दुकानें जली, मसाजिद जली हैं, कुरान हकीम के सफ़ात फाड़ के उनकी बेहुरमती की गई है, ये जो नुकसानात हुए हैं, तो त्रिपुरा असेंबली के इसी कानून के तहत उनको चाहिए कि वो इन ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों को अरेस्ट करें और इनके इनके मकानों की कुर्कियां करके, इनसे पैसा वसूल करके जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करे। ये उनका अपना बनाया हुआ कानून है, उसी के तहत ये मुतालबा हम कर रहे हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब वो शह दे रहे हैं उन मुजरिमों को जिन्होंने मजहब के नाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस कदर गुस्ताखियां की हैं, जो नारे वहां लगे हैं वो सुनने से ताल्लुक नहीं रखते। कुरान हकीम को इन्होंने फाड़ा है, जलाया है, मसाजिद को जलाया है, 21 के करीब मसाजिद को नुकसान पहुंचाया है। और यूपी और त्रिपुरा की पुलिस कह रही है कि सब कुछ शांति है। तो मैंने त्रिपुरा पुलिस को चैलेंज किया है कि भारत के जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके एक डेलीगेशन को इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के डेलीगेशन के साथ त्रिपुरा का सफर करने की इजाजत दी जाए, ताकि मालूम हो कि सच्चाइयां क्या है। त्रिपुरा पुलिस के बयान पर, उनकी वीडियोस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम अपने जराये से भी वहां खबरें ले रहे हैं। मैं मुस्तकिल त्रिपुरा के राब्ते में हूँ, वहां के लोगों से बात कर रहा हूँ, हमको पल पल की खबर मिल रही है। तो त्रिपुरा के पुलिस के बयान जो है वो, मैं साफ कहता हूँ, झूठे हैं। और इस बुनियाद पर त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने कल सोमोटू कॉग्निजेंस लिया है इस मामले का, और त्रिपुरा पुलिस को डांटा है और कहा है कि वो एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें 10 नवंबर तक कि क्या हुआ। तो अगर कुछ नहीं हुआ और सब पीसफुल है तो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया? आप हम्म। वीडियोस उठा के देख लीजिए, वहां की एसपी जो है खौफ के मारे थर्रा रही है और झूठ बोल रही है साथ में खड़ी हुई होकर कि किसी जिस मस्जिद का नाम ले रही है, पनिसारी की मस्जिद, उस मस्जिद की वीडियो सामने आ गई सबके सामने। वो कह रही है फेक वीडियो है। अरे फेक वीडियो है तो जरा गिरफ्तार करके बताइए फेक वीडियो वालों को। और वो लोग जो ट्विटर पे लिख रहे हैं कि बांग्लादेश का इंतकाम लेंगे त्रिपुरा से कश्मीर तक, ये ट्विटर पे ट्रेंड चला है। जुर्रत है उस डीएसपी की कि उस आदमी को गिरफ्तार करे। साफ साफ उसके उसके ट्विटर के ऊपर उसकी आइडेंटिटी मौजूद है, एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। तो इस किस्म के ट्विटर कैंपेन लोग सोशल मीडिया पे वो लोग चला रहे हैं और मस्जिदें यहां शहीद हो रही हैं, यह नुकसान पहुंचाया जा रहा है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, एक अरेस्ट अब तक नहीं हुआ। 21 तारीख से आज 30 तारीख हो गई, 9 दिन हो गए। तो हमारा मुतालबा यह है कि हुकूमत कार्रवाई करे वहां की, और अगर वो नहीं करती है तो फिर सरकार गवर्नर से रिपोर्ट तलब करे वहां वहां और जो नुकसानात पहुंचाए गए हैं उन नुकसानात की भरपाई करके अमन कायम करें, वरना इलेक्शन तो वो जीतना उनके बस की बात अब नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया और खास तौर पर जिस तरह से आपने सेकुलर पार्टियों को सियासी गिद्ध बताया है, इस पर बहरहाल गौर करने की जरूरत है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में 3 से 4 दिन के अंदर कंट्रोल किया गया, ये भी एक मिसाल है। और अगर कोई भी हुकूमत ईमानदारी से हालात को कंट्रोल करना चाहे तो वो जल्दी कर सकती है, ये भी एक तरह से सबूत सामने आया। आपने बताया त्रिपुरा पुलिस एफआईआर बेनामी कर रही है, जबकि उनके पास नाम मौजूद है। जो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने परमिशन मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर उस तरह से नहीं है। जबकि एसडीपीआई के कुछ लोगों के नाम के साथ बिहार में जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था कि एसडीपीआई ने जब किया, अब वहां तो बेनामी और आप कर रहे हैं ना मालूम होने के बावजूद, लेकिन जब हमने पुरअमन एहतजाज किए, कल हमारे लोगों के खिलाफ बिहार में 40 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है बिहार पुलिस ने, जबकि बिल्कुल पुरअमन प्रोटेस्ट था। उसकी वीडियोस मौजूद है, सारे दुनिया में उसके क्लिप्स चल रहे हैं। एकदम पुरअमन प्रोटेस्ट पे 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर, और वहां के मीडिया ने जिस बुरे तरीके से प्रेजेंट किया है वो देखने से ताल्लुक रखता है। 5 नामजद और 40 बेनामी एफआईआर वहां की। और यहाँ दिल्ली में हमारे 100 के करीब लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उन सबको डिटेन करके और उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। अब पहली मर्तबा मैंने देखा सिर्फ 100 मीटर के अंदर दफा 144 लगाई दिल्ली की पुलिस ने, 100 मीटर में। यानी जो सम्राट होटल है कोटलिया रोड न्यू दिल्ली पे, वहां पर त्रिपुरा भवन के सामने दो जगह दोनों तरफ बैरिकेडिंग की 100 मीटर, और कहा कि यहां पर लगी हुई है दफा 144, बाकी पे नहीं लगी हुई, दो बैरिकेड के उधर उधर। तो ये कौन सा मजाक है कानून का? और उस बुनियाद पे हमको अरेस्ट करके तमाम 100 लोगों को और ले गए, फिर शाम को छोड़ा। तो एक तरफ जो मजलूम है
वो अगर अपनी आवाज उठा रहा है अपने हक की, तो उसको मुजरिम कह के आप जेल में डालें। और दूसरी तरफ जो जालिम है, मुल्क का भी दुश्मन है और मुसलमानों का भी दुश्मन है, उनका आप नाम भी लेने को तैयार नहीं, उनको कोई सजा भी देने को तैयार नहीं। ये दो पैमाने इस मुल्क के लिए, मैं कहता हूं कि वही लोग देशद्रोही हैं जो मुल्क में ये दो पैमाने चलाते। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना आखिरी नोट बहुत ही ख़ास एक एक बामानी तरीके से आपने दिया और ये दोहरा पैमाना ही एक तरह से ज़ुल्म और उसके बाद मज़लूम को आवाज़ उठाने के लिए मजबूर करता है। हुकूमत को ज़िम्मेदारों को इस पर गौर करना चाहिए और देश के लोगों को भी गौर करना चाहिए कि आखिर हमारी हुकूमतें किस तरह से काम कर रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, शुक्रिया। जय हिंद। हाँ। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।